हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियां। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियां। यदि उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियों की हम बात करते हैं तो उत्तराखंड की 5 प्रमुख जनजातियां है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आती है थारू जनजाति। थारू के बाद जोनसारी, जोनसारी के बाद बोक्सा, और बोक्सा के बाद भोटिया, भोटिया के बाद राजी। ये उत्तराखंड की 5 प्रमुख जनजाति है और इनसे एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे अधिक, यदि सबसे अधिक की बात करते हैं कि इनमें से सबसे अधिक किसकी जनसंख्या, तो थारू जाति की जनसंख्या में से सर्वाधिक है। उत्तराखंड में सर्वाधिक जनजाति यदि बात करें जाए, जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या में कौन है, थारू। और सबसे कम जो जनजाति पाई जाती है उत्तराखंड के अंदर वो राजी है। यदि आपसे पूछ जाए कि उत्तराखंड के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या में कौन सी जनजाति है, तो थारू। और यदि आपसे पूछ लिया सबसे कम कौन सी जनजाति है, तो वो है राजी। इन जनजातियों की जनसंख्या उधम सिंह नगर में सर्वाधिक है, यानी कि सबसे अधिक ये जनजातियां उधम सिंह नगर में पाई जाती है। और सबसे कम ये कहाँ पाई जाती है, रुद्रप्रयाग में देखने को मिलती है। तो पहली जनजाति देख लेते हैं हम। पहली जनजाति हमारे पास थारू। थारू की यदि बात करते हैं, यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। यह जनजाति, यदि जनजाति की बात करते हैं तो ये उधम सिंह नगर है। मैंने भी आपको बताया था कि उधम सिंह नगर के ये खटीमा में, सितारगंज में और किच्छा, नानकमत्ता, बनबसा आदि के 141 गांव में निवास करती है। और 90% जनजाति उधम सिंह नगर में रहती है। सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलती है, उधम सिंह नगर में। 90% जनजाति उधम सिंह नगर के अंदर रहती है। उत्तराखंड के अलावा, यदि उत्तराखंड को हम छोड़ दो तो उत्तराखंड के अलावा थारू जनजाति हमें देखने को मिलती है अन्य राज्यों में, जैसे कि बिहार में देखने को मिलती है, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद नेपाल। और नेपाल के महाकाली नदी के पश्चिमी तट पर ये जनजातियां निवास करती है उत्तराखंड के अलावा। देख लेते हैं, यदि इनकी शारीरिक कद की बात करते हैं तो उनका जो शारीरिक कद होता है थारू जनजाति के लोगों का, ये कद में छोटे होते हैं और इनका जो मुख होता है वो चौड़ा होता है। और इनकी जो शारीरिक बनावट है ना, वो मंगोलों से मिलती है। किससे मिलती है, मंगोलों से इनकी शारीरिक बनावट मिलती है। एक बार फिर से, ये कद में छोटे होते हैं और इनका मुख चौड़ा होता है। इनकी जो बनावट शारीरिक वो मंगोलों से मिलती जुलती है। यह जनजाति खुद को चित्तौड़ के राजपूत घराने से संबंधित बताती है, यानी कि चित्तौड़ के जो राजवंश उससे संबंधित बताती है। और इसमें संयुक्त परिवार, इस जनजाति में संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है। संयुक्त परिवार का जहाँ पे 2 से 3 पीढ़ी के व्यक्ति एक साथ रहते हैं उसे बोलते हैं संयुक्त परिवार। 2 से 3 पीढ़ी के व्यक्ति एक साथ रहते हैं तो इनमें सब प्यार से मिलजुल कर रहते हैं, तो संयुक्त परिवार प्रथा देखने को मिलती है। और इस प्रथा में मातृ सत्तात्मक प्रथा देखने को मिलती है। मातृ सत्तात्मक का मतलब होता है कि जो घर का प्रमुख होगा वो माता होगी। जैसा हमारे समाज में पितृ सत्तात्मक प्रथा, तो ऐसे ही इनके समाज में देखने को मिलती है मातृ सत्तात्मक प्रथा। इस जनजाति के लोग होली को पवित्र त्योहार के रूप में मनाते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि होली को कौन सी जनजाति पवित्र त्योहार के रूप में मनाती है, तो कौन सी जनजाति है, थारू। तो थारू लोग होली को पवित्र त्योहार के रूप में मनाते हैं। और इसी दिन ही होली पर खिचड़ी नृत्य करते हैं। ये पूछा जाता है खिचड़ी नृत्य कौन करता है, तो थारू जनजाति होली पर खिचड़ी नृत्य करती है। और हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ये थारू जनजाति के लोग हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और वहीं पर देवी देवताओं को ये स्वनिर्मित शराब चढ़ाने का इनके यहाँ से क्या है, प्रचलन है। ये देवी देवताओं को शराब चढ़ाते हैं जो खुद ही बनाई जाती है शराब। और ये दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। यह जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में बात करते हैं भोजन की। इनकी भोजन की बात करें जाए तो थारू लोगों का मुख्य जो भोजन है वो क्या है भाई, चावल। तो चावल का खाना बहुत ज्यादा पसंद है। और विशेष पर्वों एवं उत्सवों पर, यानी कि जब कोई त्योहार आएगा तो उस पर क्या करते हैं, चावल की बनी शराब। वाह भाई वाह, शराब के बिना काम नहीं चलता भाई। चावल की बनी शराब का सेवन करते हैं
जिसे क्या कहते हैं, जाड़। तो चावल से बनी शराब को क्या बोलते हैं, थारू जनजाति के लोग जाड़। और इसका इतिहास ही बहुत ज्यादा क्या है, प्रचलन है। शराब का तो भाई बहुत ज्यादा प्रचलन, लोग बाग शराब बहुत पीते हैं, जो कि बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। शराब पीना गंदी बात, ही बहुत गंदी बात होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यदि हम वेशभूषा की बात करते हैं तो पुरुषों द्वारा लंगोटी, कुर्ता, टोपी, साफा व सफेद धोती इनके यहाँ से बहुत ज्यादा प्रचलित है। और महिलाओं में, यदि महिलाओं की बात करें जाए तो महिलाओं में लहंगा, चोली, आभूषण व श्रृंगार की ये बहुत ज्यादा शौकीन होती है। ये क्या, सभी महिला श्रृंगार की बहुत ज्यादा शौकीन होती है। पूरा मेकअप कर लेगी पहला अच्छी तरीके से मुंह पर, फिर लास्ट में कहा देगी आप तो बहुत लाइट मेकअप करा, आज तो मेकअप करा ही नहीं। तो भाई महिला श्रृंगार की पहले से ही बहुत ज्यादा शौकीन होती है। आगे देख लेते हैं, देवी देवता का प्रचलन है। इनके यहाँ से हिंदू देवी देवताओं को ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म के बहुत ज्यादा समीप है। हिंदू धर्म के बहुत ज्यादा समीप है। यहाँ पे धर्म लिखा है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। हमारे जो टाइपिंग मास्टर है कुछ कभी कभी गलतियां कर देते हैं। तो हिंदू धर्म से ये संबंधित होने के कारण इनके धार्मिक जीवन में हिंदू देवी देवताओं का बहुत ज्यादा प्रचलन है। और यह काली माता काली की, महादेव देवों के देव महादेव, भैरव आदि की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। और इनके यहाँ से तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये तंत्र मंत्र और जादू टोने में अधिक से अधिक विश्वास करते हैं। और मरने के बाद, जब व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद व्यक्ति के शरीर को दफनाने की प्रथा, यहाँ की प्रथा है दफनाने की। जब व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद इनके यहाँ पर व्यक्ति के शरीर को दफनाने की प्रथा। दफनाने के बाद जब ये वापस आते हैं तो वापस आते समय ये कच्चे पुल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। वापस आते समय कच्चे पुल का निर्माण करते हैं और ये मानते हैं कि जो कच्चा पुल बना ना, इससे मरे व्यक्ति की आत्मा तैर जाएगी और उसकी आत्मा को क्या मिल जाएगी, शांति। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर आती है विवाह संबंधित विशेषता। विवाह संबंधित विशेषता, थारू जनजाति के लोगों में विवाह की 4 पद्धतियां पाई जाती है। ये विवाह की 4 पद्धतियां यानी कि यहाँ बहुत ज्यादा प्रमुख है। पहली पद्धति है अपना पराया, दूसरी है बात कट्टी, तीसरी है विवाह और लास्ट में है चाला। तो ये 4 प्रकार की यहाँ से प्रथा। और यदि अपने पराई की हम बात करते हैं, अपना पराया कौन सी रस्म को कहते हैं, बहुत पूछा जाता है। सगाई की रस्म को थारू जनजाति के लोग अपना पराया कहते हैं। सगाई की रस्म को थारू जनजाति के लोग अपना पराया कहते हैं। फिर आता है बात कट्टी। यहाँ पे क्या होता है, 10 से 15 दिन पहले लड़के वाले लड़की के घर पर जाते हैं। लड़के वाले लड़की के घर जाते हैं और विवाह की तारीख निश्चित करते हैं। तो तारीख निश्चित करना क्या कहलाता है, बात कट्टी। यदि आपसे पूछे जाए बात कट्टी क्या है, विवाह की तारीख निश्चित करना, तो विवाह की तारीख निश्चित करना बात कट्टी कहलाता है। फिर आता है दोनों पक्षों द्वारा। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, दोनों पक्षों द्वारा विवाह तय करना कहलाता है पक्की पौड़ी। ये भी पूछा जाता है कि विवाह तय करने की प्रथा क्या कहलाती है। तो दोनों पक्षों द्वारा जब विवाह तय किया जाता है तो उसे पक्की पौड़ी कहते हैं। दोनों पक्षों द्वारा विवाह तय करने की प्रथा पक्की पौड़ी कहलाती है। तारीख निश्चित करने की प्रथा बात कट्टी और विवाह तय करने की बात को बोलते हैं पक्की पौड़ी। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर आता है विवाह। इसमें भोरी होती है। भोरी का मतलब होता है 7 फेरे। विवाह में क्या होते हैं, 7 फेरे होते हैं। और इस दिन क्या होता है, जो लड़की होती है वो एक दिन के लिए लड़के वाले के घर पर जाती है, जिसमें विवाह कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर अंत में आता है चाला। चाले में क्या होता है, 2 से 3 माह बाद, यानी कि लड़की एक दिन के लिए जाती है, एक दिन के लिए जाने के बाद वो फिर वापस घर आ जाती है। फिर वो 2 से 3 महीने अपने घर रहती है। और उसके बाद में चैत्र या वैशाख, क्योंकि ये 2 महीने बहुत प्रमुख मानते हैं ना, पवित्र महीने मानते हैं, चैत्र और वैशाख को। तो इस दिन क्या होता है, कन्या अपने पति के घर पे जाती है और स्थायी रूप से रहने लगती है, जिसे चाला कहते हैं। इसमें स्थायी रूप से रहना शुरू कर देती है महिलाएं। लेकिन वर्तमान में, यदि वर्तमान समय की बात करते हैं तो वर्तमान समय में थारू जनजाति में 3 टिकटी प्रथा
प्रचलित है, यानी कि जो विवाह की इनके यहाँ से वर्तमान समय में प्रथा चल रही है उसे बोलते हैं तीन टिकटी प्रथा। इसमें क्या होता है, एक दूसरे की बहन की जगह पर उनकी रिश्तेदार की लड़की से विवाह किया जाता। पहले इनके यहाँ ऐसा होता कि एक दूसरे की बहन से शादी होती, ठीक है, ऐसी प्रथा होती। लेकिन अब क्या, अब एक दूसरे की बहन से शादी ना होकर रिश्तेदार की किसी भी लड़की से शादी की जा सकती है, जिसे तीन टिकटी प्रथा कहते हैं। विवाह एक दिन पहले, विवाह से एक दिन पहले लड़के पक्ष द्वारा लड़की के घर, एक दिन पहले लड़के पक्ष द्वारा लड़की के घर पर कुछ खाद्य सामग्री भिजवाई जाती है, कुछ खाद्य सामग्री भिजवाई जाती है। और इस प्रथा को दिखनौरी प्रथा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, दिखनौरी प्रथा। लड़के वाले लड़की वाली के घर पर क्या करेंगे, खाद्य सामग्री भिजवाएंगे, और इस प्रथा को क्या कहा जाता है, दिखनौरी प्रथा। बहुत ज्यादा प्रचलित है थारू जनजाति में। यदि किसी स्त्री का, नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी स्त्री का गोल होने से पहले ही उसका पति मर जाए, यानी कि शादी ना हो, रिश्ता पक्का हो जाए और उसका पति पहले ही मर जाए, तो क्या होता, लड़की का पिता बिरादरी को, जो बिरादरी होगी उसे बिरादरी भोज देकर उसका विवाह करता। और इस प्रथा को, और इस भोजन को जो भोज दिया जाता है, इसे लठ बागा भोजन कहते हैं, लठ बागा भोज कहते हैं। यदि प्रमुख त्योहार की बात करते हैं, इनके प्रमुख त्योहार, तो प्रमुख त्योहार में आता दीपावली मनाई जाती है इनके यहाँ पे, दशहरा होता है, होली होती है, पंचमी होती है। लेकिन जेठ माह में इनके द्वारा मनाए जाने वाला बजहर त्योहार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यदि थारू जनजाति के सबसे महत्वपूर्ण त्योहार की बात करते हैं तो जेठ माह में बजहर त्योहार इनका सबसे प्रमुख है। ये हिंदू त्योहार सभी मनाते हैं, दीपावली, दशहरा, होली, पंचमी आदि त्योहारों को मनाते हैं, लेकिन बजहर जो जेठ माह में मनाया जाता है ये सबसे प्रमुख त्योहार है, याद रखना आप लोग। ये अपने घरों के आगे मंदिर बनवाते हैं, थारू जनजाति के लोग अपने घरों के सामने मंदिर बनाते हैं। और सामान्य तौर पर थारू लोग स्थायी कृषक होते हैं और पशुपालक, इनका काम है कृषि करना, और ये पशुपालक भेड़ बकरियां पालते हैं। स्त्री व पुरुष दोनों की सहमति पर, स्त्री व पुरुष दोनों की सहमति पर विवाह विच्छेदन, जिसे हम तलाक कहते हैं, विवाह विच्छेद भी संभव है। और इस प्रथा को उसरी प्रथा कहते हैं। क्या कहते हैं, उसरी प्रथा। तो अपनी मर्जी से, ठीक है, विवाह विच्छेद करना क्या कहलाता है, उसरी प्रथा। दोनों को बराबर का अधिकार है। अब आती है हमारी जौनसारी जनजाति। थारू जनजाति कंप्लीट हो जाती है, जौनसारी देखते हैं। यदि जौनसारी की बात करें जाए, जौनसारी जनजाति उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जो मध्य और लघु हिमालय में देखने को मिलती है, जो मध्य और लघु हिमालय में निवास करती है, और जो मुख्य रूप से देहरादून के जितने भी आसपास वाले क्षेत्र सर्वाधिक देखने को मिलती है। जैसे चक्राता हो गया, कालसी हो गया, और ये त्यूनी, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, याद आता है। और टिहरी के जौनपुर और उत्तरकाशी आदि क्षेत्रों में निवास करते हैं, और ये अपने आप को पांडव के वंशज बताते हैं। किसके वंशज, पांडव के वंशज। तो जौनसारी अपने आप को पांडव के वंशज बताते हैं। इस जनजाति की यदि बात करें जाए, जो उनका सामाजिक है ना, वो तीन रूप से बटा है इनका समाज। पहला खसास वर्ग, खसास वर्ग के अंदर आएगा ब्राह्मण और क्षत्रिय, जिनका रंग गोरा होगा और कद क्या होगा, लंबा। तो खसास वर्ग के अंदर खसास वर्ग ब्राह्मण होंगे और क्षत्रिय, ठीक है, ये कैटेगरी आती है। और इनका रंग गोरा होगा और कद कैसा होगा, लंबा होगा। फिर आता है कारीगर वर्ग। कारीगर वर्ग के अंदर बढ़ई होंगे, लोहार होंगे और सुनार होंगे, और इनका जो कद होगा वो मध्यम कद होगा, और रंग कैसा होगा, सांवला, ना तो ज्यादा गोरे और ना ज्यादा काले। फिर आता है हरिजन खसास। हरिजन खसास वर्ग में निम्न जाति के लोग आते हैं। निम्न जाति होगी, नाटा कद होगा, यानी कि हाइट कम होगी, और कैसा रंग होगा भाई, काला रंग होगा। तो इनका जो समाज है वो तीन वर्गों में विभाजित है जनजाति का। आगे देख लेते हैं। समाज में संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है। कैसी प्रथा, संयुक्त परिवार प्रथा और पितृसत्तात्मक प्रथा।
इस पहली जो जनजाति थी उसमें भी संयुक्त परिवार प्रथा थी और मात्र सत्तात्मक प्रथा थी, लेकिन इसमें कैसी प्रथा, पितृसत्तात्मक प्रथा, यानी कि जो घर का प्रमुख होगा वो कौन होगा, पिताजी होंगे, पिताजी प्रधान होंगे घर के, तो सब बोलते हैं पितृसत्तात्मक प्रथा। और वैवाहिक स्थिति में, वैवाहिक स्थिति में बहुपति प्रथा, वाह भाई वाह, बहुपति यानी कि पत्नी एक पति बहुत सारे, उसे बोलते हो बहुपति प्रथा। तो यहाँ से बहुत सारे पति देखने को मिलते हो, लेकिन ये परंपरा धीरे धीरे अब समाप्त होती जा रही है और ये भी हिंदू समाज की तरह ही रहना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। पहले बहुपति प्रथा देखने को मिली थी लेकिन धीरे धीरे खत्म हो गई है। यदि बात करते हैं खाने में, ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही है, ये शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। और शराब देख रहे भाई, शराब इनका मुख्य पेय पदार्थ है। शराब पीने के बड़े शौकीन है, शराब इन्हें भी बहुत अच्छी लगती है, जो कि बहुत गंदी चीज है, याद रखिए भाई। फिर आता है प्रमुख त्योहार। यदि हम प्रमुख त्योहार की बात करें तो उनका सबसे प्रमुख त्योहार में मेले हैं, ठीक है। जैसे बीसू मेला होगा, ये पूछा जाएगा जो बीसू मेला वो कहाँ मनाया जाता है या कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो बीसू मेला जौनसारी द्वारा मनाया जाता है। और बैसाखी, जो बैसाखी है ना, बैसाखी त्योहार आता है उसके 4 दिन तक, 4 दिन बाद तक इस त्योहार को मनाते हैं। और इसमें क्या होता है, लोक नृत्य, क्या होता है, लोक नृत्य, लोक गीत गाते हैं, जंगबाजी होती है, चावल के बने पापड़ बनाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, लाडू साकुली कहते हैं। चावल के बने पापड़ों क्या बोलते हैं, लाडू साकुली कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नुनई मेला, नुनई ये सावन माह में, कौन से माह में, सावन माह में। आजकल बहुत ज्यादा पूछा जाता है कौन से माह में नुनई मेला मनाया जाता है, तो सावन माह में मनाया जाता है। सावन का महीना होता है, विशेष रूप से मनाया जाता है इसमें। और ये पशुपालकों का, किसका, पशुपालकों या भेड़ पालकों का उत्सव होता है। पशुपालकों और भेड़ पालकों का उत्सव कौन सा, नुनई मेला, जो सावन माह में मनाया जाता है। फिर आता है दीपावली, यह दीपावली को 1 महीने बाद मनाते हैं। इससे पहला हमने पढ़ा था जो थारू जनजाति थी वो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, लेकिन ये क्या करते हैं कि दीपावली मनाते हैं 1 महीने बाद में। जो हमारी मेन दीपावली होती है उसके पूरे 1 महीने बाद ही दीपावली मनाते हैं। इनका मानना है क्योंकि इस दिन क्या होता है, जो खरीफ की फसलें होती है, जो खरीफ की फसलें होती है वो तैयार हो जाती है और रबी की फसल इस दिन क्या हो जाती है, बोई जाती है, और तभी हम दीपावली का त्योहार मनाते हैं। फिर आता है जागना, ये क्या होता है, भाद्रपद यानी कि भाद्र के महीने में ये क्या करते हैं, महासु देवता, जो उनका सबसे प्रमुख देवता है महासु देवता, उसकी मूर्ति को क्या कराते हैं, स्नान कराते हैं। महासु देवता की मूर्ति को क्या कराते हैं, स्नान। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर आता है केसरी मेला। यदि केसरी मेले की बात करें, वीर केसरी सुभाष चंद्र बोस के साथ आजाद हिंद फौज में थे और उन्हें 3 मई 1945 को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। और इसी उपलक्ष्य में ये 3 मई को केसरी मेला लगता है यहाँ पर। इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर केसरी मेला लगता है। फिर आता है मोड़ मेला, ये भी बहुत ज्यादा बारी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम से पूछा जाता है कि कौन से मेले में मछली पकड़ने का रिवाज है। तो मोड़ मेले में क्या करते हैं, मछली पकड़ते हैं। मोड़ मेला जौनसार में 2 तरह के मोड़ मेले लगते हैं, 2 तरह के मोड़ मेले लगते हैं। इसमें कुछ गांव के लोग मिलकर तिमरू के छिलके का पाउडर बनाकर नदी में डाल देते हैं। इसमें क्या होता है, जो पहला मोड़ मेला है इसमें तिमरू के छिलके का पाउडर बना के नदी में डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, मछलियां बेहोश हो जाती है और सभी गांव के लोग फिर उन मछलियों को दौड़ते हैं पकड़ने के लिए, ठीक है। और इसे मोड़ मेला कहते हैं, लोग मछली पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। दूसरा प्रकार का मोड़ मेला उसमें क्या होता है, कई पट्टियां मिलकर, यानी कि छोटी छोटी कई पट्टियां मिलकर एक स्थान पे इकट्ठी होती है, जिसमें बहुत गाजे बाजे के साथ में ढोल तमाशे बजते हैं और जंगबाजी होती है। क्या होती है, जंगबाजी, गाजे बाजे के साथ में शक्ति प्रदर्शन किया जाता है, यानी कि एक दूसरे की शक्ति देखते लड़ते हैं उसमें, ठीक है। तो 2 प्रकार के मेले यानी कि ध्यान रखना मोड़ मेले। फिर आता है हनोल। हनोल इनका प्रमुख मंदिर है, और महासु देवता की क्या करते हैं, ये पूजा करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हनोल जो मंदिर है इसमें महासु देवता की पूजा होती है, मूर्ति होती है, ठीक है, जिसे नहलाने के बाद में मूर्ति की स्थापना करते हैं इसमें, ठीक है। फिर आता है उत्तराखंड में सर्वाधिक जौनसारी
जो जनजाति है वो जोनसार भाबर क्षेत्र में देखने को मिलती है। कहाँ से देखने को मिलती है? जोनसार भाबर क्षेत्र में और देहरादून में। आप लोगों से ध्यान रखना, पूछ ले जाएगा कि देहरादून में कौन सी जनजाति निवास करती है, सर्वाधिक कौन सी जनजाति निवास करती है? तो याद रखना जोनसारी। जोनसारी जनजाति देहरादून में सर्वाधिक पाई जाती है। उत्तराखंड में सर्वाधिक पाई जाती है थारू, लेकिन देहरादून में सर्वाधिक पाई जाती है जोनसारी। तो ये आपको याद रखना कि देहरादून में पूछा जाए सर्वाधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है। और जो उनका जो ये है, ये मंगोल और डोमो से मिश्रित रूप है इनका। ठीक है, मंगोलो और डोमो ये मिश्रित रूप है। फिर देख लेते हैं जोनसारी का मुख्य व्यवसाय की बात करते हैं, कृषि, पशुपालन और व्यापार। जोनसारी कृषि करते हैं और पशुपालन और व्यापार करते हैं। ठीक है, वेशभूषा की बात करते हैं तो ये कोट पहन लेते हैं, टोपी पहनते हैं और कुर्ता भी पहन लेते हैं। महिलाओं की वेशभूषा की बात करें तो घाघरा, चोली, कुर्ता आदि ये पहनती है महिलाएं। फिर आता राजनीतिक संस्था, इनके यहाँ से राजनीतिक संस्था है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो पेपर में आपको छपने वाला आने वाले समय में ये पूछा जाएगा। खतकुमरी, जो खतकुमरी है ये कौन सी जनजाति की राजनीतिक संस्था? तो कौन सी की है? जोनसारी की। इसका काम क्या होता है? जब भी विवाद होता है, लड़ाई और झगड़े होते हैं तो उसका निपटारा करती है खतकुमरी। ठीक है, इनके यहाँ से ये प्रथा पाई जाती है खतकुमरी। ये विवादों का कोई भी किसी प्रकार का फैसला, कोई भी लड़ाई झगड़ा तो उसका निपटारा करने की जिम्मेदारी होती है खतकुमरी की। और इसका जो प्रधान अधिकारी होता है वो सयाना होता है। ठीक है, तो इनके यहाँ से सयाना नियुक्त करने की प्रथा, सयाना पूछ जाएगा। सयाना कौन सी जनजाति नियुक्त करती है? तो जोनसारी सयाना नियुक्त करती है। ठीक है ना। फिर जोनसारी के प्रथम कवि, यदि जोनसारी के प्रथम कवि की हम बात करते हैं तो वो पंडित शिवराम। जोनसारी जनजाति के राजनीतिक गुरु की यदि बात करें तो गुलाब सिंह। राजनीतिक गुरु कौन है? गुलाब सिंह। फिर नंदलाल भारती जोनसार के संगीत के जनक है। ठीक है, यदि पूछ ले जा कि संगीत के जनक कौन है, तो नंदलाल भारती इनके संगीत के जनक है। अब देखते हैं कि हमने कितना सीखा। एमसीक्यू इसके वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं। देख लेते हैं कितना हमने सीखा। सबसे पहला है थारू जनजाति के लोग अधिकांश निवास करते हैं। थारू जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? देहरादून, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ या चमोली। तो कहाँ निवास करते हैं? उधम सिंह नगर। मैंने आपको बताया था 90% थारू जनजाति उधम सिंह नगर में क्या करती है? निवास करती है। फिर महासु देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है? महासु देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है? जोनसारी महासु देवता की पूजा करती है। ठीक है, फिर आता सावन माह में, कौन से माह में? सावन के माह में विशेष रूप से मनाए जाने वाला भेड़ पालो का उत्सव है। तो भेड़ पालो उत्सव कौन मनाते हैं सावन माह में? कौन सा उत्सव है भाई? जागड़ा है, नुणई है या मोड़ मेला है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका हो जाएगा नुणई मेला। कौन सा हो जाएगा? नुणई। नेक्स्ट देखते हैं 3 मई 1945 को ब्रिटिश सरकार ने किस व्यक्ति को फांसी दी थी? तो किसे दी थी? वीर केसरी चंद को क्या दे दी गई थी? फांसी, जिसके उपलक्ष्य में 3 मई को केसरी मेला मनाया जाता है जोनसारी द्वारा। फिर स्त्री पुरुष दोनों की सहमति से, स्त्री और पुरुष दोनों की सहमति से विवाह विच्छेद की जो प्रथा होती है वह क्या कहलाती है? 3 टिकटी प्रथा, दिखनौरी प्रथा, उसरी प्रथा या अपना प्रथा। तो उसे क्या बोलते हैं? जब विवाह विच्छेद होगा, तलाक खुद की मर्जी का, तो उसे बोलते हैं उसरी प्रथा। कौन सी प्रथा कहते हैं? उसरी प्रथा। निम्न में से कौन देहरादून में सर्वाधिक संख्या में है? देखो देहरादून की बात हो रही है, देहरादून में सर्वाधिक संख्या में, मैंने किसका बताया था आप लोग? कौन सी जनजाति है? यदि उत्तराखंड की सर्वाधिक जनजाति पूछे जाए तो थारू, यदि पूछे जाए देहरादून में सर्वाधिक संख्या में कौन है? तो सर्वाधिक संख्या में जोनसारी। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोनों पक्षों की ओर से विवाह तय करने की जो प्रथा होती है, दोनों पक्षों की ओर से, देखो दोनों पक्षों की ओर से
विवाह तय करना, विवाह तय करना, विवाह तय करने की जो प्रथा वह क्या लगती है? पक्की पौड़ी। तो इसका हो जाएगा पक्की पौड़ी। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, पक्की पौड़ी, ये ऐसा पक्की पौड़ी। तो विवाह तय करने की प्रथा पक्की पौड़ी। तारीख निश्चित करने की प्रथा बात कट्टी। सगाई की रस्म, सगाई की रस्म हमारी क्या लगती है? अपना पराया। तो अच्छी तरीके से याद रखना है आप लोगों को। फिर मौन मेला आयोजित होता है। मौन मेला कहाँ आयोजित होगा? जौनसार भाबर क्षेत्र में। कहाँ सी? जौनसार भाबर क्षेत्र में। विवाह से एक दिन पहले लड़के पक्ष द्वारा, लड़के पक्ष द्वारा लड़की के घर पर खाद्य सामग्री भिजवाने की जो प्रथा क्या कहलाती है? खाद्य सामग्री भिजवाने की प्रथा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है भाई? दिखनौरी प्रथा, लटबागा भोजन, उसरी प्रथा, या कोई नहीं? तो क्या कहलाती है? दिखनौरी प्रथा। सबसे छोटा जनजातीय समूह, उत्तराखंड का सबसे छोटा जनजातीय समूह तो थारू हो, राजी हो, बोक्सा या भोटिया। तो सबसे छोटा जनजातीय समूह कौन सा? उत्तराखंड का राजी, सबसे कम देखने को मिलता। खत खुमरी, देखो मैंने भी आप लोग बताए थे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम पूछा जाता। खत खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? तो खतखुमरी कहाँ पाई जाती है? ये हमारे जो टाइपिंग मास्टर है उन्होंने फिर मिस्टेक की है। तो खतखुमरी कहाँ से देखने को मिलेगी? जौनसारी। तो इसका आंसर हो जाएगा जौनसारी। क्या हो जाएगा? जौनसारी। तो जौनसारी में देखने को मिलता है खतखुमरी। फिर आता थारू जनजाति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहार है। थारू जनजाति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहार है। थारू जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार क्या था? बजहर। जेठ माह में बजाया जाने वाला बजहर त्योहार थारू जनजाति का सबसे प्रमुख है। तो ध्यान रखना बजहर, उसका जौनसारी हो जाएगा। इसके ऑप्शन दिए नहीं भाई, उसके लिए खेद है। नेक्स्ट देख लेते हैं। लास्ट है जौनसारी। जौनसारी के संगीत के जनक कौन है? तो संगीत के जनक कौन है जौनसारी के? नंदलाल भारती। तो इसका आंसर हो जाएगा नंदलाल भारती। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।